चलो ये बात समझो। देखो, हम लोग लास्ट टाइम में लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे थे, तो लाइफ प्रोसेस में कुछ फीचर्स के बारे में देखे थे, लिविंग और नॉन लिविंग को डिस्टिंग्विश करने के लिए। उसमें कुछ फीचर्स डिफाइनिंग, फीचर तो सब था लेकिन कुछ डिफाइनिंग फीचर्स था, कुछ डिफाइनिंग फीचर्स नहीं था। जैसे कि हम लोग मूवमेंट देखे थे, मूवमेंट डिफाइनिंग फीचर्स नहीं था, रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग फीचर नहीं था, ग्रोथ भी डिफाइनिंग फीचर नहीं था, कॉन्शियसनेस भी डिफाइनिंग फीचर नहीं था, क्योंकि कोमा वाला पेशेंट उसके लिए हो गया था एक्सेप्शन। लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर्स था। सेल्फ कॉन्शियसनेस के बेसिस पे एकदम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि जिसमें ये है वो लिविंग, जिसमें नहीं है वो नॉन लिविंग। ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शन भी डिफाइनिंग फीचर्स होगा, नहीं होगा क्या? बॉडी के अंदर में जो कोई भी रिएक्शन होगा उसको बोलेंगे मेटाबॉलिक रिएक्शन। इवन वही रिएक्शन बाहर लेबोरेटरी में कराई जाएगा तो लिविंग रिएक्शन बोलेंगे, लेकिन मेटाबॉलिक रिएक्शन तभी बोलेंगे जब बॉडी के अंदर में होगा, तब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर में होगा तब। सेलुलरिटी भी डिफाइनिंग फीचर्स था, सेल का बना हुआ होना। लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना हुआ होता है, नॉन लिविंग सेल से बना हुआ होता नहीं है। हाँ, मेटाबॉलिक रिएक्शन दो टाइप का, एनाबॉलिक रिएक्शन और कैटाबॉलिक रिएक्शन। जो ऐसा रिएक्शन जिसमें न्यू मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, एनाबॉलिक रिएक्शन, ये मॉलिक्यूल को एनाबॉलिज्म बोलेंगे। और जिसमें बना हुआ मॉलिक्यूल्स का डिस्ट्रक्शन होगा इसको बोलेंगे हम लोग कैटाबॉलिक रिएक्शन, डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद हम लोग पढ़े थे न्यूट्रिशन के बारे में, तो देखे थे कि न्यूट्रिशन दो टाइप का, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। अब बाकी हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का जो टाइप्स है, पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक, होलोजोइक, ये सब हम लोग पढ़ना है। अभी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखो, डेफिनेशन तो सर लिखवा दिए थे कि नहीं लिखवाए थे? नहीं, ठीक है, समझो। वैसा न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिजम्स अपना फूड अपने से प्रिपेयर करता है, कुछ इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स को यूज करके। इनऑर्गेनिक में जिसमें कार्बन कंटेनिंग नहीं है, खाली कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब कंपाउंड में कार्बन तो है लेकिन एक्सेप्शन है, ये सब ऑर्गेनिक में नहीं आता है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ेंगे ना, तब पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी बस इतना ही समझो। तो कुछ इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल के यूज करके अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना फूड अपने से प्रिपेयर करता है, ये टाइप के न्यूट्रिशन को बोलते हैं हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और इसको परफॉर्म कौन करेगा? ग्रीन प्लांट्स, ऑल ग्रीन प्लांट्स। कुछ बैक्टीरिया है केमोसिंथेसिस करता है, तो वो सब करेगा सब। कुछ प्रोटिस्ट्स है, प्रोटिस्टा में जिसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है, यूग्लिना वगैरह बहुत सारा है, तो वो सब भी क्या करता है? सर फोटोसिंथेसिस करता है सब, क्योंकि वो सब में क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। नहीं, अब बैक्टीरिया में ब्लू ग्रीन एल्गी भी तो बैक्टीरिया में आता है, सॉरी ब्लू ग्रीन एल्गी, हाँ उसी वही ग्रुप में आता है, प्रोकैरियोटिक ग्रुप में ही आता है, तो इसमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, इसलिए ये भी क्या करता है कि फोटोसिंथेसिस करता है। बाकी बैक्टीरिया बहुत सारा केमोसिंथेसिस करेगा। तो ये सब ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स अपना फूड इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल को यूज करके अपना प्रिपेयर कर रहा है, इसलिए इनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ये टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन को बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता है वो ऑर्गेनिजम्स को बोलेंगे ऑटोट्रॉफ्स। बेसिकली ये लोग फूड को प्रिपेयर कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए इन लोगों को बोलते हैं प्रोड्यूसर। क्या बोलेंगे इन लोग को? प्रोड्यूसर। और ये फूड को जो खाएगा, यूज करेगा, कंज्यूम करेगा, उसको बोलते हैं कंज्यूमर। जो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स के फूड को खाते हैं, इसलिए हेटरोट्रॉफ्स में जो ऑर्गेनिजम्स आएंगे उनको बोलेंगे कंज्यूमर। ठीक है, और ऑटोट्रॉफ्स को क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर। ठीक है, तो अब ग्रीन प्लांट में हम लोगों को पढ़ना होता है किस चीज के बारे में? फोटोसिंथेसिस के बारे में। हम लोग को बेसिकली फोटोसिंथेसिस को ही एक्सप्लोर करना है, केमोसिंथेसिस को अभी एक्सप्लोर नहीं करना है।
ठीक है। तो अब फोटोसिंथेसिस के बारे में तो लगभग मतलब बेसिकली तो सबको पता रहता है। छोटा सा बात की फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है, ग्लूकोज प्रिपेयर करता है। क्या क्या यूज करके? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट के प्रेजेंस में, और क्लोरोफिल भी होना चाहिए, क्योंकि क्लोरोफिल ही वो चीज है जो क्या करता है कि सनलाइट को ट्रैप करता है। तो ये काम से, ये प्रोसेस से जो ग्रीन प्लांट अपना ऑर्गेनिक फूड ग्लूकोज को बनाता है, ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? फोटोसिंथेसिस। अब जहां तक अगर हम बात करें, चलो पहले इतना लिख लो, उसके बाद से आगे जरा धीरे धीरे ज्यादा हो जाएगा। Autotrophic nutrition, the mode of nutrition in which living organisms prepare their food itself by using some inorganic raw materials called autotrophic nutrition। वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने से कुछ इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स को यूज करके अपना फूड प्रिपेयर कर रहा है, और इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। वो फूड कौन सा कंपाउंड है इसके बारे में भी देखेंगे, वो इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स कौन कौन से हैं, कैसे फूड को प्रिपेयर कर रहा है, ये सब के बारे में भी देखना है। द ऑर्गेनिजम्स दैट प्रिपेयर देयर फूड, जो ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉपिक मोड से अपना फूड को प्रिपेयर करते हैं, उनको एक वर्ड में क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स, या इन्हीं को हम लोग प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं। देखो क्यों? क्योंकि ये जो अपना फूड बनाया इसको खुद ये तो खा ही रहे हैं, और इन्हीं का बनाया हुआ फूड हेटेरोट्रॉप्स भी खा रहा है। अब पूरे वर्ल्ड में खाने के अकॉर्डिंग दो ऑर्गेनिजम्स, एगो ऑटोट्रॉप्स नहीं तो हेटेरोट्रॉप्स। अब ऑटोट्रॉप्स का बनाया हुआ खाना ऑटोट्रॉप तो खा ही रहा है, उसी को हेटेरोट्रॉप भी खा रहा है। तो ऑटोट्रॉप का बेसिकली बनाया हुआ खाना पूरा लिविंग ऑर्गेनिजम्स खा रहा है। धरती पर के सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फूड का इनका प्रोसेस एक सोर्स है जहां से फूड प्रिपेयर हो रहा है सब किसी के लिए, ठीक है ना। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोड्यूसर्स, फूड को प्रोड्यूस करने वाले ना। हम लोग हैं बैठ के खाने वाले, पका के कंज्यूमर। दे आर ग्रीन प्लांट्स, ये तो सब किसी को पता है। कुछ प्रोकैरियोट्स हैं, बैक्टीरिया आते हैं इसमें, ब्लू ग्रीन एल्गी, प्रोटिस्ट, यूग्लिना वगैरह आ गया। ये सब वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। यूग्लिना नाम है, यूग्लिना को बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल। माने इसके पास कुछ प्रॉपर्टी प्लांट का भी होता है और कुछ प्रॉपर्टी एनिमल का। जैसे कि यूग्लिना, इसके पास सेल वाल नहीं रहेगा, और सेल वाल नहीं रहना कि कौन सा सेल का प्रॉपर्टी है? प्लांट सेल के एनिमल सेल? प्लांट सेल, एनिमल सेल, ठीक है। इसके पास क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिल किसमें होता है? प्लांट सेल के एनिमल सेल। समझ में आ रहा है ना? तो कुछ प्रॉपर्टी प्लांट का है, कुछ प्रॉपर्टी एनिमल का है, इसीलिए इसको बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल। अभी तो बताएं सेल वाल ना होना, ठीक। दे प्रिपेयर्ड फूड जनरली बाय फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट, तो लाइट का यूज करके, सनलाइट का यूज करके जो फूड को सिंथेसिस कर रहा है उसको बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। और केमिकल्स का यूज करके कर रहा है तो केमोसिंथेसिस। तो उसको तो एक्सप्लोर ही नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा बीच में जगह आता रहेगा, हल्का सा हिंट्स मारते रहेंगे केमोसिंथेसिस के बारे में, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो अभी तो जस्ट लास्ट लेक्चर कंप्लीट करवे किए हैं कि फोटोसिंथेसिस का मतलब कुछ इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल के प्रेजेंस में, जैसे कि क्या बोले, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, वाटर, ये सब का यूज करके प्लांट जो फूड को प्रिपेयर कर रहा है। अब प्रिपेयर करने के बाद ऑर्गेनिक फूड बना रहा है। ग्लूकोज ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो ग्लूकोज को प्रिपेयर कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये पूरा प्रोसेस कौन सा प्रोसेस हो गया? फोटोसिंथेसिस। एकदम कार्बन डाइऑक्साइड के यूज से लेके वाटर का यूज लेना होना, अंदर में प्रोसेसिंग करके ग्लूकोज का प्रिपेयर कर देना, ये सब क्या कहलाएगा? फोटोसिंथेसिस, ठीक हो। अब फोटोसिंथेसिस के बाद ये तो समझ में आ रहा है कि यूज क्या क्या होगा, रिक्वायर्ड मटेरियल क्या क्या है? H2O, CO2, क्लोरोफिल होना चाहिए, नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। और सनलाइट के प्रेजेंस भी इंपॉर्टेंट है, तभी तो फोटोसिंथेसिस होगा। तो ये सब रिक्वायर्ड होके और तब बनेगा ग्लूकोज, C6H12O6। ध्यान से, अब ये जो ग्लूकोज बनाया फोटोसिंथेसिस के बाद
प्लांट्स जो ग्लूकोज बनाया, वो ग्लूकोज का यूज क्या होगा हम सबको पता है, सेल में उसका रेस्पिरेशन हो जाएगा, एरोबिक या एनारोबिक, रेस्पिरेशन ही होता है ना। तो अगर उसका रेस्पिरेशन होगा तो वहां से एनर्जी निकलेगा, और एनर्जी क्या होगा हम सब पढ़ चुके हैं, 1 क्लास 2 क्लास पहले एनर्जी का यूटिलाइजेशन को हम लोग देख चुके हैं। अब जो ग्लूकोज बनाया है उसको तो यूज किया, और लेकिन जो ग्लूकोज बच गया, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बच गया, वो ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा स्टार्च में। स्टार्च कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, समझ में रहा है। ग्लूकोज सिंपल शुगर है, शुगर कंपाउंड है ग्लूकोज, लेकिन सिंपल है, तो इसको कॉम्प्लेक्स शुगर में स्टार्च में कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज को, और अपने स्टोरिंग पार्ट में स्टोर कर लेगा। अब डिफरेंट डिफरेंट प्लांट का स्टोरिंग पार्ट अलग अलग होता है, और अलग अलग जगह पे स्टोर करता है। और हम लोग कार्बोहाइड्रेट के लिए, शुगर के लिए उसी ये स्टोरिंग पार्ट को क्या कहते हैं कि खाते हैं। जैसे मान लो, जैसे कि सब फ्रूट रूट्स ये सब जनरली ये सब अपना फ्रूट में स्टोर करता है, तो उसका फ्रूट खाते हैं। मैंगो हो गया, एप्पल हो गया, ये सब स्टार्च कहाँ पे स्टोर हो रहा है, फ्रूट में। तो हम क्या खा रहे हैं, फ्रूट। शुगर कैन प्लांट अपना स्टेम में स्टोर कर रहा है, तो उसको हम लोग स्टेम खाते हैं। नहीं, बहुत सारा कैरट, रेडिश, बीटरूट ये सब रूट में स्टोर कर रहा है, तो क्या खाते हैं हम लोग, रूट खा रहे हैं। नहीं, पोटैटो स्टेम में स्टोर कर रहा है, तो उसके स्टेम खा रहे हैं ना, रूट ना। पोटैटो का जो पार्ट हम लोग खाते हैं भुजिया में, सब्जी में, वो रूट नहीं है, वो क्या है, स्टेम। स्टेम अब मिट्टी के नीचे रहता है, लेकिन पार्ट है कौन सा, स्टेम। स्टेम में स्टार्च स्टोर होगा और स्टार्च फूल जाता है, तो वो उससे फैलता है। लेकिन पोटैटो का वो रूट है, तो पोटैटो का जो पार्ट खाते हैं हम लोग, वो कौन सा पार्ट है, स्टेम। समझ में आ रहा है। ओनियन वो लीव्स है, बात समझ में आ रहा है। कॉलीफ्लावर गोभी का जो पार्ट खाते हैं हम लोग, फ्लावर है। कैबेज बंदा गोभी का जो पार्ट खाते हैं, लीफ है, पत्ता है। तब मैंने बोलते हैं पत्ता गोभी, तो एक लीफ के ऊपर दूसरा लीफ चढ़ा हुआ रहता है, मॉडिफाइड है, फिर भी ध्यान से बात समझो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जिस पार्ट में प्लांट अपना फूड को स्टोर किया, स्टार्च को स्टोर किया, उसी पार्ट को हम लोग क्या करते हैं कि खाते हैं। फूड उसी में स्टोर हुआ है। अलग दूसरा पार्ट भी खाते हैं, लेकिन उसमें से ग्लूकोज नहीं मिलेगा, विटामिन मिलेगा, मिनरल्स मिलेगा, आयन्स वगैरह ये सब मिलेगा, लेकिन ग्लूकोज नहीं मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। इतना बात पहले लिख लिया जाए फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के बारे में हम लोग देख रहे थे लोग, द प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट, जनरली ग्रीन प्लांट मतलब ग्रीन प्लांट ही नहीं है ऐसा, और ही कुछ ऑर्गेनिज्म है जो फोटोसिंथेसिस करता है। तो ग्रीन प्लांट मेक देयर ऑर्गेनिक फूड ग्लूकोज बाय यूजिंग सम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। मैंने वैसा प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट कुछ इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड H2O को यूज करके ऑर्गेनिक फूड ग्लूकोज का प्रिपरेशन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस। और ओवरऑल ये प्रोसेस कहाँ बनेगा, लीफ में, इसलिए लीफ को बोलते हैं किचन रूम ना, किचन ऑफ प्लांट। अब फोटोसिंथेसिस में रिक्वायर्ड सब्सटेंस क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल, यही चारों चीज रिक्वायर्ड है। नहीं, प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर and take it inside the leaf through very small pores called stomata। प्लांट के लीफ में बहुत ही स्मॉल होल होता है, पोर्स होता है बहुत सारा, और उस स्मॉल होल को बोलते हैं हम लोग स्टोमाटा। ये स्टोमाटा जनरली दिन को खुला रहता है और रात को बंद रहता है। दिन के टाइम में वो एयर से, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपने अंदर में क्या करता है कि, ठीक है, तो यही स्टोमाटा। हाँ, लेकिन ये काम डेजर्ट प्लांट में नहीं होता है। डेजर्ट प्लांट में दिन के स्टोमाटा खुले गए थे, अपना एक्सटर्नल टेम्परेचर ज्यादा है बाहर में, कि अंदर का सारा पानी सूख के वेपर बन के बाहर निकल जाएगा, एक दिन में सूख जाएगा। तो दिन के बंद रहेगा और रात को क्या करता है कि खुलता है। लिखवाए नहीं, अभी बता देते हैं। तो डेजर्ट प्लांट में काम उल्टा होता है। तो इसमें होगा क्या कि, चले ठीक है, दिन को तो सनलाइट, फोटोसिंथेसिस तो दिन को करेगा क्योंकि सनलाइट प्रेजेंस है दिन में, तो रात को ही क्या करेगा कि स्टोमाटा खुला हुआ है,
तो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ले लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर देगा कार्बोनिक एसिड में। दिन जैसे ही होगा स्टोमाटा हो जाएगा बंद। अब जैसे फिर सनलाइट आएगा कार्बोनिक एसिड को वापस कन्वर्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड में, टूटेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनेगा, दोनों चाहिए फोटोसिंथेसिस में, है ना। और वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करेगा तब क्या करने के लिए कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए, तभी उल्टा होता है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन फोटोसिंथेसिस तभी होगा जब सनलाइट प्रेजेंस रहेगा, लाइट के एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। और जब फोटोसिंथेसिस होगा तो कल पढ़ेंगे लोग इक्वेशन के बाद कि उसमें ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है और वही ऑक्सीजन गैस को अपने रेस्पिरेशन के लिए यूज करेगा और जो बच जाएगा वो स्टोमाटा से बाहर निकल जाएगा, उस ऑक्सीजन को हम लोग यूज करेंगे अपने रेस्पिरेशन के लिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो पढ़ेंगे लोग उसके बारे में। प्लांट ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम सॉइल थ्रू रूट, ये तो पता है पौधा में पानी क्या पटाते हैं, लीफ पर कि जड़ में, पता है कि लीफ में ही फूड बनता है, फिर भी लीफ पर डायरेक्ट पानी नहीं पटाते हैं, कोनो मैकेनिज्म नहीं है लीफ से पानी को ऑब्जर्व करने के लिए, है ना, इसलिए हम उसको पटाते हैं जड़ में। तो मिट्टी में से पानी को ऑब्जर्व करेगा थ्रू रूट और प्रेजेंट रहता है स्टेम में जाइलम टिश्यू और जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है, क्लास 9th में पढ़ा है ना जाइलम फ्लोएम, तो जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर का लिप्स तक। अब फ्लोएम क्या करेगा, फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है लिप से बाकी सारे पार्ट में, फूड को क्या करता है कि करता है। नेक्स्ट क्लोरोफिल ट्रैप सनलाइट। अब पूरा मैकेनिज्म तो पढ़वे करना है फोटोसिंथेसिस का, कि क्लोरोफिल सनलाइट को माने सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में और तब बनता है कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट एंड देन ग्लूकोज। ठीक है, चलो अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने देखा था कि फोटोसिंथेसिस मतलब ये वो प्रोसेस है जिससे ग्रीन प्लांट अपना खाना ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइज करके, ये सब इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल का यूज करके सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज का प्रिपरेशन करता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। कोई दिक्कत नहीं है ना। कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेता है, पता ना, एयर में 0.038% कार्बन डाइऑक्साइड रहता है और सॉइल से लेता है वाटर को, रूट में ऑब्जर्व करेगा, वहां से जाइलम के थ्रू लिप्स में चला जाएगा, फूड बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज को फ्लोएम टिश्यू से अपने डिफरेंट पार्ट्स में ऑल ओवर द सेल में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अब वहां पे वो ग्लूकोज का रेस्पिरेशन होगा, जो ग्लूकोज बच गया उसको स्टार्च में कन्वर्ट करके स्टोरिंग पार्ट में स्टोर कर लेगा। ओवरऑल प्रोसेस यही चलता है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे लोग स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो स्टेप बाय स्टेप कौन कौन सा प्रोसेस होता है कि जाके कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बोले H2O से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, आखिर ये काम कैसे होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना। तो अगर स्टेप्स इन्वॉल्व इन ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करें, सुन रहा है सब, तो स्टेप्स में सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले सनलाइट पड़ेगा लीफ पे, बोलो, तो सबसे पहले, और वो सनलाइट को लीफ का क्लोरोफिल ऑब्जर्व करेगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो सबसे फर्स्ट नंबर में होता है ऑब्जर्वेशन ऑफ सनलाइट, मैंने सोलर एनर्जी, सनलाइट क्या सोलर एनर्जी। तो सबसे पहले क्या होगा, सनलाइट का ऑब्जर्वेशन होगा, सबसे पहले ऑब्जर्व करेगा, उसके बाद वो सनलाइट के प्रेजेंस में वाटर का स्प्लिटिंग हुआ, जो वाटर ऑब्जर्व किया हुआ है, वाटर तो ऑब्जर्व होकर कहाँ पे गया है, लिप्स में, लिप्स में जाएगा ना, खाना कहाँ बनता है, लिप्स में, तो वो लिप्स में वाटर का स्प्लिटिंग हुआ, वाटर टूटता है, तो वहाँ से हाइड्रोजन आयन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होता है। जो ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होता है वो कहाँ से इवॉल्व होता है, H2O, जो वाटर का स्प्लिटिंग होता है, H2O मॉलिक्यूल का स्प्लिटिंग होता है, अभी बताएंगे हम। तो वहीं से ऑक्सीजन क्या होता है कि इवॉल्व होता है, समझ में आ रहा है ना। और यहीं ऑक्सीजन आता है कार्बोहाइड्रेट में, मतलब ग्लूकोज में। खैर इसके बारे में फर्दर अभी आज देखना ही है। तो सबसे पहले सनलाइट का ऑब्जर्वेशन होगा, वाटर का स्प्लिट करेगा और वही लाइट के प्रेजेंस, लाइट क्या, क्लोरोफिल सनलाइट के सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी में। मतलब
फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन रिलीज हो गया, ऑक्सीजन रिलीज होने के बाद फॉर्मेशन ऑफ ऑसिलेटरी पावर, हम लोगों में एनर्जी लेता है एटीपी के फॉर्म में, नहीं प्लांट में एटीपी तो है ही है, एटीपी के साथ साथ एनएडीपी के फॉर्म में भी एनर्जी रिलीज होता है, लिखाएंगे हम। तो ये एटीपी और एनएडीपीएच ये दोनों को एक साथ बोलते हैं एसिमिलेटरी पावर। उसके बाद क्या होगा, एसिमिलेटरी पावर का प्लांट में फॉर्मेशन होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। और ये सब वो काम है जो लाइट के प्रेजेंस में होता है, लाइट के प्रेजेंस में होगा। मतलब ओवरऑल हम फोटोसिंथेसिस को दो फेज में पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे लाइट फेज रिएक्शन और एक होता है डार्क फेज रिएक्शन। लाइट फेज जो प्लांट लाइट के प्रेजेंस में होता है, और डार्क फेज जो लाइट रहे चाहे नहीं रहे, ऐसा नहीं कि डार्क फेज है तो लाइट के एब्सेंस में होगा। डार्क फेज को लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन बोलते हैं, मतलब लाइट का जो प्रोडक्ट बना वो प्रोडक्ट का यूज करके डार्क फेज रिएक्शन होता है। वो लाइट के प्रेजेंस में भी हो सकता है, लाइट के एब्सेंस में भी, बस वो काम होने के लिए लाइट होने ना होने से मतलब नहीं है, बस लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट होना जरूरी है। अब जब ये बात बताएंगे तो दिख जाएगा कि लाइट रिएक्शन का कौन कौन प्रोडक्ट है, कैसे रिएक्शन हो रहा है, तो समझ में आ जाएगा। तो वहां पे ये जब सब काम हो जाएगा और सिमिलेटरी पावर का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो अब वो डार्क फेज रिएक्शन में, बायोसिंथेटिक फेज जिसको बोलते हैं, तो उस बायोसिंथेटिक फेज में, डार्क फेज रिएक्शन में ये एसिमिलेटरी पावर, ऑक्सीजन, H2O, CO2 ये सब का यूज होकर के कार्बोहाइड्रेट बनेगा, मतलब ओवरऑल ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। ये न्यू प्रोडक्ट ग्लूकोज का सिंथेसिस किस में हो रहा है, लाइट फेज में कि डार्क फेज में? डार्क फेज में, इसलिए इसको बोलते हैं बायोसिंथेटिक फेज। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो फोटोकेमिकल, फोटो मतलब लाइट, ये लाइट रिएक्शन में आ जाएगा, और बायोसिंथेटिक फेज ये डार्क रिएक्शन में आ जाएगा। कुछ कुछ बात समझ में नहीं आया होगा, पर कुछ कुछ अभी आया होगा, 80% तो ऊपर ही चला गया होगा। मेरे बोलने का बस मेन मतलब ये कि लाइट फेज, डार्क फेज, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, सिमिलरिटी पावर, एटीपी, एनएडीपी, कुछ कुछ वर्ड दिमाग में फेमिलियर हो जाए कि यहाँ पे लिखा है तो लगे कि वो चीज, वो वर्ड जाना पहचाना है। तो मेरा ये सब बताने का मेन मकसद ये था, ये सब पूरा बात समझाना नहीं था, क्योंकि हमको भी पता है कि 10% दिमाग में घुसा होगा और 90% दिमाग से बाहर होगा। लेकिन सीक्वेंस तो थोड़ा थोड़ा दिमाग में आ गया होगा कि सबसे पहले लाइट का ऑब्जर्वेशन होता है, तब वाटर का स्प्लिटिंग होता है, तब जाके ऑक्सीजन, वाटर स्प्लिट करेगा तो ऑक्सीजन इवॉल्व होगा, ऑक्सीजन के इवोल्यूशन के बाद एसिमिलेटरी पावर का फॉर्मेशन होगा, और ये सब के यूज होने के बाद ये सब लाइट रिएक्शन में होगा। अब ये सब प्रोडक्ट का यूज करके डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। तो ये इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये होगा। स्टार्टिंग में इनिशियली तो स्टेप बाय स्टेप ऐसा ही होता है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है कि ये स्टेप के बाद यही होगा, उसके बाद से, मतलब ये स्टेप के बाद यही स्टेप होगा, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। किसी स्टेप के बाद कोई स्टेप हो सकता है कि कभी किसी का प्रोडक्ट यूज कर लिया, कभी किसी कहीं पे कोई और काम हो रहा है, कभी कोई और काम हो रहा है, कहीं कोई और मॉलिक्यूल्स यूज कर लिए, तो किसी के बाद कोई रिएक्शन हो सकता है। शुरू में बस ये स्टेप बाय स्टेप मैंडेटरी है, उसके बाद से ये स्टेप मैंडेटरी नहीं है कि इसी के बाद ये होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इतना बात लिख लिया जाए, स्टेप्स इन्वॉल्व इन अ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। सबसे वही बात है, स्टेप्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। देखो फोटोसिंथेसिस में कौन कौन सा स्टेप होता है। सबसे पहले ऑब्जर्प्शन ऑफ सनलाइट, सनलाइट के एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस होगा क्या? इमेजिन नहीं हो सकता, सनलाइट के एब्सेंट में फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं, नहीं ना, मतलब हो जाएगा अगर इतना वेवलेंथ का अगर कोई आर्टिफिशियल लाइट हो, समझ में आ रहा है, तो आर्टिफिशियल लाइट के प्रेजेंस में भी फोटोसिंथेसिस। अब प्लांट को क्या मतलब है कि सन का लाइट हो चाहे क्या लाइट हो, प्लांट को मतलब है कि वो उतना वेवलेंथ का लाइट आए जिसको यूज करके वो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। तो खैर, लेकिन नेचुरल तो लाइट देने वाला सन ही है। तो खैर, दूसरा है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, इसके बारे में पढ़ेंगे। प्लास्टिड में, क्लोरोप्लास्ट में थैलाक्वाइड होता है, पता नहीं तुम सब नाम सुना, नहीं नाम सुना सब, थैलाक्वाइड, ग्राना, एस्ट्रोमा। क्लास 9th में जब सेल पढ़ाए होंगे उसमें ये सब के बारे में बताएंगे। प्लास्टिड बिल्कुल बताते हैं, प्लास्टिड, और प्लास्टिड में ग्रीन प्लास्टिड होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में, क्लोरोप्लास्ट के अंदर में जो पूरा स्पेस होता है विसिनिटी, उसको बोलते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। और पतला पतला
सिक्का के जैसा है, पतला पतला स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं थैलाक्वाइड। और थैलाक्वाइड के पाइल्स को जैसे सिक्का को अरेंज करिए तो बहुत सारा सिक्का को एगो बड़का ऐसे हो जाएगा सिक्का का, तो जो थैलाक्वाइड के पाइल्स को बोलते हैं हम लोग, ढेर को बोलते हैं ग्राना। बात बताए होंगे उस समय, हम समझ में आ रहा ना। और एक ग्राना दूसरे ग्राना से लैमली से कनेक्टेड रहता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। स्ट्रोमा लैमली से कटे, हम लोग बताए थे जब क्लोरोप्लास्ट पढ़ाए थे तब। ध्यान से बात समझो कि ये हो गया मान लो क्लोरोप्लास्ट, जनरली ओवल शेप का, कोने शेप का होता है। और ये क्लोरोप्लास्ट के दो मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसके अंदर का ये सब जो विसिनिटी है इसको बोलते हैं हम लोग एस्ट्रोमा। इसके अंदर के सब रीजन को क्या बोलेंगे हम लोग? एस्ट्रोमा। अब एस्ट्रोमा में ये स्मॉल स्मॉल पूरा एकदम सिक्का का जैसा चीज रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? थैलाक्वाइड। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? थैलाक्वाइड। अब ये जो एगो है ना, एगो, ये एगो को बोलेंगे थैलाक्वाइड, ये एक को क्या बोलेंगे हम लोग? थैलाक्वाइड। और ये बहुत सारा थैलाक्वाइड मिलके एगो ढेर बन गया है, लग रहा है कि एक सिक्का के ऊपर दूसरा सिक्का को अरेंज किया गया है, तो ये सब ये पूरा ढेर को हम लोग बोलते हैं ग्राना। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? ग्राना। अब ये एक ग्राना दूसरे ग्राना से, चाहे दूसरे थैलाक्वाइड से लैमली से कनेक्टेड रहता है। जैसे मान लो कि यहाँ पर भी एक और ही रहता है, यहाँ पर भी एक और रहता है, तो ये कनेक्टेड रहता है, इसको बोलते हैं एस्ट्रोमा लैमली। ठीक है, खैर तो ये सब स्ट्रक्चर हो गया क्लोरोप्लास्ट में। एट द एंड काम तो यहीं पे होना है। फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है? ग्रीन पिगमेंट ऑफ प्लास्टिड, इसी में होना है ना। खैर अब कुछ कुछ बस वर्ड ध्यान में रख लो सब, जैसे कि ग्राना हो गया, एस्ट्रोमा हो गया, थैलाक्वाइड हो गया। थैलाक्वाइड के पाइल्स को ही हम लोग, ढेर को ही हम लोग ग्राना बोलेंगे। ग्राना कोई अलग चीज नहीं है, समझ में आ रहा है ना, वो चीज वही है। बात समझा गया। तो अब इसका यूज होगा, आगे बताएंगे हम। तो पहले तो ये सनलाइट का एब्जॉर्प्शन हो गया, उसके बाद से जो H2O का स्प्लिटिंग होता है ये थैलाक्वाइड के मेम्ब्रेन में होता है। ये जो थैलाक्वाइड है ना, जो थैलाक्वाइड का इनर मेम्ब्रेन होता है, ये थैलाक्वाइड के इनर मेम्ब्रेन में H2O का स्प्लिटिंग होता है। और जब H2O टूटता है, लिखवा देंगे आगे हम, तो H2O का जब स्प्लिटिंग होता है तो यहाँ से हाइड्रोजन आयन निकलेगा, बैलेंस नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और ऑक्सीजन का इवोल्यूशन भी यही से होगा। तो ये H2O टूटता है वहीं लाइट के प्रेजेंस में। लाइट के प्रेजेंस में H2O का स्प्लिटिंग होगा कहाँ पे? थैलाक्वाइड के इनर मेम्ब्रेन में। तो H2O का स्प्लिटिंग होगा तो हाइड्रोजन किसी में ऐड होगा, तो उसको ऑक्सीडाइज करेगा कि रिड्यूस करेगा? मैंने हाइड्रोजन किसी चीज में एडिशन हो रहा है, तो वो चीज का रिडक्शन होगा कि ऑक्सीडेशन होगा? कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हाइड्रोजन आयन का आगे यूज आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का भी यूज होता है, लेकिन अभी उतना तुम लोग को इलेक्ट्रॉन लेवल तक नहीं पढ़ना है। मैंने फोटोसिंथेसिस इतना इंटरेस्टिंग और इतना इंफॉर्मेटिव टॉपिक है कि पढ़ाने में भी मजा आता है, अब सीखने में भी बच्चा से अच्छा लगता है, लेकिन इतना ज्यादा लेवल में नहीं पढ़ना है। अभी बस कोशिश करेंगे हम कि एक क्लास में इसका मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर दें, फिर भी देखो कहाँ तक हो पाता है। हाँ, तो ये हाइड्रोजन आयन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन गैस भी इवॉल्व होता है कहाँ से? H2O से ही। ठीक है, ये बात याद रखना, आगे लिखवा भी देंगे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में। उसके बाद रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, देखो ये टूटा तो ऑक्सीजन का रिलीज हुआ कि नहीं हुआ? तो ऑक्सीजन का रिलीज टूटने के पहले हुआ कि टूटने के बाद हुआ? ये समझ में आ रहा है? इसका स्प्लिटिंग हुआ तब ना ऑक्सीजन गैस का इवोल्यूशन हुआ, अलॉन्ग विद इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन आयन, ये सब के साथ साथ तो ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होगा। और लाइट के प्रेजेंस में ही, मतलब लाइट रिएक्शन में ही होता है ये सब काम। कि जैसे हम लोग में क्या होता है, एटीपी का फॉर्म में एनर्जी रिलीज होता है, इसमें एक कंबाइंड फॉर्म एटीपी और NADPH को ही बोलते हैं एसिमिलेटरी पावर। एसिमिलेटरी पावर इसका यूज होगा, एनर्जी कंपाउंड है, समझ में आ रहा ना, बॉन्डेड कंपाउंड है, केमिकल नहीं बोलेंगे। सोलर एनर्जी कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में, तो बस समझो कि यही केमिकल एनर्जी है जिसका यूज होगा आगे ग्लूकोज का फॉर्मेशन करने में। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये समझो कि केमिकल एनर्जी जो केमिकल बॉन्ड के फॉर्म में है, जो एटीपी और NADPH के फॉर्म में है, इसका फुल फॉर्म हम यहाँ पे लिख दिए हुए हैं। और जब ये हो जाएगा तो लाइट रिएक्शन में क्या क्या चीज मिला? लाइट रिएक्शन में क्या क्या चीज मिला? इधर से मिला एटीपी और NADPH, Na से मिला ऑक्सीजन,
ये हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन, ये सब ना मिला। अच्छा, और स्टोमाटा के थ्रू आया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका हालांकि लाइट रिएक्शन में कोई यूज नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और ये सब चीज का यूज होगा कहाँ पे? डार्क रिएक्शन में। लाइट रिएक्शन में ये सब काम हुआ, एगो इसको छोड़कर, एगो 5 नंबर वाले को छोड़कर बाकी सब काम लाइट रिएक्शन में हुआ। तो ये सब उसी का ना प्रोडक्ट है। तो ये सब चीज का, और कार्बन डाइऑक्साइड जो स्टोमाटा से ऑब्जर्व करता है तो उसका यूज होगा, तब जाके क्या होगा कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा डार्क रिएक्शन में। लाइट रिएक्शन होता है क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में। ये ग्राना समझ रहा है? इसमें तो इसमें क्या होता है कि लाइट रिएक्शन होता है। अब इसके प्रोडक्ट इसमें से आ जाएंगे यहाँ पे, तो और ये सब रीजन को क्या बोलते हैं हम लोग? स्ट्रोमा। तो अब ये सब प्रोडक्ट आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी इसी में है। और ग्राना में से लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट, मतलब ऑक्सीजन कह लो, चाहे हाइड्रोजन कह लो, और कुछ है H+ कह लो, तो ये सब चीज का यूज होगा यहाँ पे स्ट्रोमा में, और तब जाकर क्या होगा कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। मोटा मोटी बात समझ में आ गया होगा। अब एक बार इसको बता देंगे तो ठीक हो जाएगा। एंड देन फिर ये डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज पहले कार्बन डाइऑक्साइड ही रिड्यूस होके कार्बोहाइड्रेट बनेगा। पहले क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होके कार्बोहाइड्रेट बनेगा, और तब वो कार्बोहाइड्रेट जगह क्या होगा कि ग्लूकोज बन जाएगा। ठीक है, तो बात सब एक ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट बनना, और फिर कार्बोहाइड्रेट से बन जाएगा ग्लूकोज, शुगर मॉलिक्यूल। हाँ, फोटोसिंथेटिक रिएक्शन इसको बोलते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का यूज होता है, यही ना दो चीज है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या होता है? ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, H2O मॉलिक्यूल भी, और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होता है। यही सब काम होता है ना। ये शुरू से लेके अंत तक जो काम होता है, ये सबको एक रिएक्शन में हम क्या करते हैं कि समेट देते हैं। लेकिन ये एक रिएक्शन नहीं है, ये एक सीरीज ऑफ रिएक्शन है। समझ में आ रहा ना? तब जाके कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यूज होता है सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, तब ये इसका क्या होता है कि फॉर्मेशन होता है। ये ऐसे नहीं कि एक बार में इसको मिला दिए तो ऐसे निकल के ना, ये एक सीरीज ऑफ रिएक्शन है। तब जाके ये दोनों का यूज होके इन सब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। खैर, मैकेनिज्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लोग मिटा दे इसको, लिख लिया सब ना? सुन रहा सब? चल रहा? तो वो इसके पहले जो सब बात बताए हैं, अब वो सब बोर्ड पे क्या किए हैं कि रिप्रेजेंट कर दिए हैं। ठीक है, अब इन सबको ही यूज करके कल मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में हम लोग ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना है। अब वो जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन लिखवाए थे वो स्पष्ट समझ में आने लगेगा। यहाँ पर भी देखो कुछ क्लियरिटी मिल जाएगा, लेकिन कंप्लीट क्लियरिटी कल मिलेगा जब मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे हम लोग तब। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखो इसको, नहीं मतलब पिछला वाला बैच नहीं रहता तो आज ये कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन है तो खैर देख लो। सनलाइट इज ऑब्जर्व्ड बाय ग्रीन लीव्स और यंगर ग्रीन स्टेम ऑफ द प्लांट। ऐसा नहीं कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ ग्रीन लीव्स में होता है, और पौधा छोटा छोटा हो ना तो उसमें जो ट्विंग मतलब स्मॉल स्टेम भी ग्रीन कलर का होता है, तो वो सब भी उसमें भी क्लोरोफिल रहता है, तो वो भी सनलाइट को ट्रैप करेगा, वहां पर भी फोटोसिंथेसिस होगा। तो यंगर स्टेम में भी, यंगर ग्रेन स्टेम में भी फोटोसिंथेसिस होता है। नहीं, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकोइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट टू गिव हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन। ध्यान से समझो, क्लोरोप्लास्ट के थैलाकोइड के इनर मेम्ब्रेन में, क्लोरोप्लास्ट का थैलाकोइड एक कंपोनेंट हो गया। अब क्लोरोप्लास्ट के थैलाकोइड के इनर मेम्ब्रेन में लाइट के प्रेजेंस में वाटर का स्प्लिटिंग होता है, वाटर टूटता है किस किस चीज में? हाइड्रोजन आयन में, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन में। तुमने वाटर का स्प्लिटिंग होगा तो अब ये बन गया कहाँ पे? थैलाकोइड में ये बन गया। जो स्ट्रोमा में आता है तो स्ट्रोमा में H2O नहीं आता है, स्ट्रोमा में आता है ये सब। समझ में आ रहा है? डार्क रिएक्शन क्या पे होगा? लाइट रिएक्शन कल पढ़ेंगे हम लोग, लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन मैकेनिज्म में, तो उसमें समझ में आएगा और भी अच्छी तरह से। लेकिन अभी इतना बता दें कि ये सब काम लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, मतलब लाइट रिएक्शन में हो रहा है, तो ये सब ये थैलाकोइड में रहेगा। डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज बनाने के लिए, मतलब ये रिडक्शन कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए ये सब चीज अंदर से थैलाकोइड से आ जाएगा स्ट्रोमा में, क्योंकि डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज बनता है, और डार्क रिएक्शन
थाइलाकॉइड में नहीं होता है, ग्राना में नहीं होता है, डार्क रिएक्शन होता है एस्ट्रोमा में। ठीक है, आगे देखो। फिर सोलर एनर्जी ऑफ सनलाइट गेट कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। एनर्जी कंपाउंड तो लिखोगे कि एनएडीपी और एटीपी। वही बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ ए सिमिलरिटी पावर एटीपी एंड एनएडीपीएच टेक्स प्लेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना एटीपी एनएडीपीएच का फोटोसिंथेसिस आगे काम नहीं करेगा। मौजूद रहेगा सब, लेकिन अगर एसिमिलेटरी पावर का पावर प्रेजेंट नहीं रहे, एसिमिलेटरी पावर नहीं रहे, तो ये सब सब्सटेंस का यूज करके आगे कार्बोहाइड्रेट बनने वाला नहीं है। ठीक है, आगे देखो अभी। अब ध्यान से बात समझो, तीनों आएगा, तीनों, सिर्फ हाइड्रोजन नहीं आएगा, तीनों आएगा बाहर में। वही बात यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या लिखवाए हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड लिखवाए हैं। हाँ, नाउ हाइड्रोजन आयन oxidized the carbon oxidizes plus oxidizes the carbon dioxide to carbohydrate। देखो H2O का अब हाइड्रोजन आयन चला जाएगा CO2 में, तो हाइड्रोजन आयन इसके साथ ऐड होकर CO2 को ऑक्सीडाइज कर देगा किस चीज में, कार्बोहाइड्रेट में। ध्यान से बात समझो, यहाँ पे भले लिखवा है कि CO2 रिएक्शन कर रहा है H2O से, लेकिन यहाँ पे H2O नहीं है, यहाँ पे वो तीनों अलग अलग है, क्योंकि यही ना H2O टूट गया है किस किस चीज में, H प्लस में, इलेक्ट्रॉन में और O2 में, यही टूटा है ना। ध्यान से बात समझो। अब ये सब क्या किया, ये हाइड्रोजन आयन इसको ऑक्सीडाइज करके क्या कर दिया, इसको रिड्यूस करके क्या कर दिया कि कार्बोहाइड्रेट बनाया। देखो ये इसको रिड्यूस कर रहा है, समझ रखना रहा है, ये इसको ऑक्सीडाइज का लिख दिया है, यहाँ पे इसका रिडक्शन हो रहा है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, H प्लस रिड्यूसेस, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर कार्बोहाइड्रेट बन रहा है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन नहीं है, गलती से लिखा गया था, और यहाँ पे CH2 में हाइड्रोजन है, यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, रिडक्शन। ध्यान से बात समझो, तो ये H2O का ये सब इसको रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट कर दिया, और ये कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर ग्लूकोज बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है, और वो कार्बोहाइड्रेट आगे जाके ग्लूकोज बनता है, मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना। तो इतना स्टेप होता है तब जाके ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। इसमें से कुछ प्रोसेस लाइट के प्रेजेंस में होता है, लाइट के प्रेजेंस में होता है, और कुछ प्रोसेस के लिए लाइट का प्रेजेंस होना जरूरी नहीं है, प्रेजेंस हो तब वो ठीक है, और नहीं प्रेजेंस हो, एब्सेंस हो तब वो ठीक है। इसको बस लाइट नहीं चाहिए, लाइट के प्रेजेंस में जो एक्टिविटी हुआ है और वो एक्टिविटी से जो चीज बना है वो बना हुआ चीज चाहिए इसको। सुन रहा है सब। डार्क रिएक्शन की अगर बात करें तो डार्क रिएक्शन में जो कोई भी काम होता है तो डार्क रिएक्शन में वो सब प्रोसेस करने के लिए लाइट का होना जरूरी नहीं है, लाइट हो तब वो ठीक है, लाइट नहीं हो तभी भी ठीक है। इसलिए इसको डार्क रिएक्शन तो भले बोलते हैं, लेकिन ये है एक्चुअली लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, माने लाइट पर डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता है। लाइट पर जो डिपेंड करता है तो वो सब रिएक्शन का जो रिजल्ट हुआ वो रिजल्ट इसको चाहिए, समझ में आया ना। तो वो रिजल्ट इसको अगर मिल गया तो लाइट रहे तब वो अपना काम करेगा, लाइट नहीं रहे तभी भी वो अपना काम करेगा। ठीक है, तो डार्क रिएक्शन को बोलते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। और कल तो हम लोग पढ़े हुए ही थे, थोड़ा सा बात हिंट्स दिए हुए थे कि अगर हम पूरा फोटोसिंथेटिक रिएक्शन को लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन की बात करें तो पहले लाइट रिएक्शन वाला पार्ट होगा ग्रेना में, जो थैलाकॉइड के पाइल्स को बोलते हैं हम लोग ग्रेना, जिसके स्प्लिटिंग ऑफ वाटर या जो कुछ भी ऑक्सीजन का रिलीज होना, हाइड्रोजन आयन का रिलीज होना, इलेक्ट्रॉन बनना, तो वो सब कहाँ पे, सिमिलरिटी पावर का फॉर्मेशन होना, ये सब लाइट रिएक्शन में होता है। तो ये सब कहाँ पे होगा, ग्रेना में। और ये सब होने के बाद ये सब चीज ग्रेना में से आ जाएगा लूमेन में, मतलब एस्ट्रोमा में। क्लोरोप्लास्ट का लूमेन मतलब अंदर का खाली स्पेस, इसी को एस्ट्रोमा बोलते हैं। तो वो आ जाएगा एस्ट्रोमा में, और एस्ट्रोमा में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन होता है, मतलब लाइट रिएक्शन का वो सब चीज, ऑक्सीजन और क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड आया था, वो कार्बन डाइऑक्साइड तो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं है, तो वो बाहर से आया था। एटीपी, एनएडीपी, ये सब का यूज करके कार्बोहाइड्रेट को बनाना, ये सब काम कहाँ पे होता है, एस्ट्रोमा में। ये सब डार्क रिएक्शन में होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब
चलो अभी हम लोग बस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है ना। कल तो स्टेप वाला काम हो गया था ना, स्टेप बाय स्टेप। अब ध्यान से देखो, समझ लिखते रहेंगे समझाते रहेंगे, अभी लिखना नहीं। अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें, फोटोसिंथेसिस, ध्यान से देखो, फोटोसिंथेसिस फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। इसमें फिजिकल काम भी होता है और केमिकल प्रोसेस में, फिजिकल प्रोसेस भी होता है और केमिकल प्रोसेस भी होता है, इसलिए इसको बोलते हैं फिजियोकेमिकल रिएक्शन या फिजियोकेमिकल प्रोसेस, जो भी हो। तो फिजियो केमिकल रिएक्शन बोल देते हैं, चाहे प्रोसेस कुछ भी बोलो। अब देखो, फोटोसिंथेसिस को डिवाइड किया गया है दो स्टेप में। एक वो वाला जो लाइट पे डिपेंड होता है और एक वो वाला जो लाइट पे डिपेंड नहीं होता है। तो फोटोसिंथेसिस एन छूट गया है, चलो फिजियोकेमिकल रिएक्शन। अब एक वाला हो गया जो लाइट पे डिपेंड करेगा, जिसको बोलेंगे लाइट रिएक्शन। क्या बोलेंगे? लाइट रिएक्शन या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, जो भी बोलो, लाइट रिएक्शन या फिर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, ठीक है। इसको हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं, फोटो केमिकल रिएक्शन मतलब फोटोकेमिकल फेज, और दूसरा हो गया डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन इसको फोटोकेमिकल, चलो लिखा गया तो रहने दो। डार्क रिएक्शन बायोसिंथेटिक रिएक्शन। हाँ, इसमें लिखना पड़ेगा कि लाइट रिएक्शन को, लाइट डार्क रिएक्शन को, क्योंकि इसमें तो लाइट का जरूरी नहीं है, तो लाइट पे डिपेंड नहीं रहता है। लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंड होता है, डायरेक्टली लाइट पे डिपेंड नहीं रहता है। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, इंडिपेंडेंट रिएक्शन। अब बात समझो ध्यान से, अगर हम लाइट रिएक्शन की बात करें तो लाइट रिएक्शन में सबसे पहले क्या हो रहा था? सनलाइट का एब्जॉर्बेशन, यही हो रहा था ना। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लाइट रिएक्शन के बारे में देखेंगे एकदम स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले सनलाइट का एब्जॉर्बेशन होगा, सनलाइट का एब्जॉर्प्शन, और तब उसके बाद वाटर का स्प्लिटिंग होगा। नहीं, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, अभी नहीं, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, और ये लाइट के प्रेजेंस में होता है। कल तो लिखवा ही दिए थे, ये H2O स्प्लिट करेगा लाइट के प्रेजेंस में, तो हाइड्रोजन आयन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन, सबका यूज देखेंगे हम लोग। समझ में आ रहा है ना? अब इसके बाद क्या होगा? यहां से तो ये हो गया रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, ये काम हुआ तो ऑक्सीजन ही नहीं, ये तीनों का रिलीज हुआ। समझ में आ रहा है ना? ऑक्सीजन का भी, इसका इलेक्ट्रॉन का भी और हाइड्रोजन का भी, सबका अपना अपना काम है, इन सब के बारे में भी देखेंगे। तो यहाँ से ऑक्सीजन का रिलीज हुआ, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, डायरेक्ट लिखो, ठीक है। और तब जाके अब यहाँ पे क्या होगा? ऑसिलेटरी पावर का फॉर्मेशन होगा, जिसको एटीपी और एनएडीपी कॉमनली बोल देते हैं। नहीं तो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी प्लस एनएडीपी, एनएडीपीएच फॉस्फेट। अब ध्यान से बात समझो, अब ये सब वो काम है जो कहाँ पे हुआ है? लाइट रिएक्शन में। तो अगर हम बोले लाइट रिएक्शन में का प्रोडक्ट क्या क्या है, मतलब क्या क्या चीज लाइट रिएक्शन में बना? हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन, एटीपी एंड एनएडीपी, तो ये सब हो गया प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। अगर लिखना चाहें तो हम एक बार में लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन क्या है? प्रोडक्ट ऑफ, कोई पूछेगा कि लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या क्या होता है, तो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या क्या है? हाइड्रोजन आयन, इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन, एटीपी प्लस एनएडीपी, यही ना है? तो ये सब हो गया प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। अब देखो ये सब यूज होगा किस में? डार्क रिएक्शन में। तो ये सब तो लाइट के प्रेजेंस में जो होना था वो हो गया।
लाइट के प्रेजेंस में तो अभी तक लाइट, फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्या क्या चीज जरूरी है? कार्बन, रिएक्शन क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो अभी तक कार्बन डाइऑक्साइड का कोई यूज नहीं आया है। तो इतना तो समझ में आ गया कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O रिएक्शन करके जो बना रहा है ग्लूकोज और वटेवर जो कुछ भी चीज बना रहा है, तो उसमें अभी तक लाइट रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज नहीं होता है। ये बात क्लियर है? लाइट रिएक्शन में सिर्फ किसका यूज होता है? वाटर का। कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे यूज नहीं होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का यूज आएगा कहाँ पे? डार्क रिएक्शन में। देखो डार्क रिएक्शन में होता क्या है कि ये कार्बन डाइ, यहाँ से केल्विन साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना? यहीं से कार्बोहाइड्रेट बनाना, शुगर बनाना, केल्विन साइकिल यहाँ से शुरू हो जाएगा। ठीक, ध्यान से, कार्बन डाइऑक्साइड H2O से रिएक्शन करेगा। एक्चुअली अब ये H2O नहीं, अब ये H2O का ऑलरेडी टूट चुका है। तो भले ही अभी लोअर लेवल पे आदमी H2O लिख देता है, लेकिन ये हाइड्रोजन आयन ही है जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करता है। ठीक है, तो ये जो H2O है ये तो टूट के ऑलरेडी बन चुका है। ये हाइड्रोजन आयन, ये इलेक्ट्रॉन और ये O2, समझ में आ रहा है? तो अब ये रिएक्शन होगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन आयन रिड्यूस करके क्या बना देगा? कार्बोहाइड्रेट का लिखा था CH2, ये N। ये नंबर ऑफ साइकिल से नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन में फर्क पड़ेगा, समझ में आ रहा है? और उसके अलावा इलेक्ट्रॉन का अपना यूज है, अभी उतना डिटेल में नहीं जाना, ये भी बताया है। और ये ऑक्सीजन भी इवॉल्व होगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे ऑक्सीजन भी क्या होगा कि इवॉल्व होगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि ज्यादा वैसे देखने में लगता है कि जो कार्बोहाइड्रेट बनता है, मतलब अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें, जैसे कि सिंपली CH2O लिख देते हैं, कार्बोहाइड्रेट, तो ये कार्बोहाइड्रेट में जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन H2O के ये वाला ऑक्सीजन से आता है। माने ग्लूकोज का, कार्बोहाइड्रेट का जो ऑक्सीजन होता है वो हाइड्रोजन वाला ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ऑक्सीजन नहीं होता है। ये पूरा केमिकल, जैसे डायरेक्टली नहीं, ये एगो इससे हम केमिकल रिएक्शन में भी बताए हैं, डायरेक्ट ये इससे रिएक्शन नहीं करेगा, ये एटम लेवल पे टूटेगा और तब जाके उन सब का एटम्स के बीच में क्या होता है कि रिएक्शन होता है, समझ में आ रहा है? डायरेक्टली ऐसे नहीं है कि ये डायरेक्टली इससे रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट में यहीं जाके ग्लूकोज बनने वाला है। तो ये कार्बोहाइड्रेट में जो ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन H2O का रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन नहीं रहता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट वाला ऑक्सीजन ये H2O वाला ऑक्सीजन होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ऑक्सीजन होता है? H2O वाला ऑक्सीजन होता है। तो अब ये वाला ऑक्सीजन ये वाला होगा, ये बस समझ में आ रहा है? खैर अभी उतना डीप में नहीं जाना है। चलो, अब यहाँ पे बन गया हमको क्या? कार्बोहाइड्रेट। ये तो एक रैंडम रिएक्शन हो गया फर्स्ट फेज का। अब यहाँ से मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ही जैसे इंटर किया, वहां से केल्विन साइकिल शुरू हो गया, समझ में आ रहा है? वहां पे क्या हो गया? केल्विन साइकिल शुरू हो गया। अब वहां पे मतलब कहने का मतलब ये है कि अब ये H2O है, अब ये जो यहाँ पे जो एनर्जी यूज करेगा, अब वही सब एनर्जी यूज करेगा, मतलब ATP और प्लस NADP। देखो यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? डार्क रिएक्शन में, सुन रहे हैं सब? डार्क रिएक्शन में क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट बन रहा है। कब? जब H2O मतलब ये सब और ATP NADP का यूज कर रहा है तब। हाँ, बात हो यहाँ पे देखो, फोन आया था तो डिस्टरबेंस हो गया था ना। खैर हमने क्या पढ़ा था कि डार्क रिएक्शन में लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। डार्क रिएक्शन में जो कोई भी रिएक्शन होता है वो लाइट पर डिपेंड नहीं करता है, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। नहीं पढ़ते हम लोग? लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। तो लाइट रिएक्शन का देखो एकदम अलग से लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट लिख दिए थे। लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है? हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन, ATP NADP सिमिलरिटी पर, यही ना है? तो देखो तो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन, NADP ये सब यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो यही सब ना लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो गया है। किस चीज में? कार्बोहाइड्रेट में। कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन है ना हुआ है। यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन है क्या? और यहाँ पे हाइड्रोजन है कि नहीं है? तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ।
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तो ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। तो यहाँ पे हुआ क्या, रिडक्शन। तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस कब हुआ है, जब कार्बन डाइऑक्साइड ये सब मतलब लाइट एनर्जी का प्रोडक्ट यूज किया है तब। अब यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड से ये बन गया, मतलब ये अब केल्विन साइकिल में चला गया। केल्विन साइकिल में, केल्विन साइकिल क्या है तो अभी उसके बारे में जानकारी लेना अच्छा बात नहीं है, बहुत डिटेल में चला जाएगा। खैर अब यहाँ से ये कार्बोहाइड्रेट बन गया, तो अब ये 6 राउंड केल्विन साइकिल चलेगा। उसके बाद से ये कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में, मतलब आफ्टर ये पावर n है ना, तो अब राउंड के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ कार्बन ऐड होता है। उसमें एक प्रोसेस होता है कार्बोक्सिलेशन, मतलब एडिशन ऑफ कार्बन। तो हर एक नंबर ऑफ साइकिल में कार्बन का एडिशन होता है। तो डायरेक्टली लिख देते हैं कि आफ्टर 6 राउंड ऑफ केल्विन साइकिल, आफ्टर 6 राउंड ऑफ केल्विन साइकिल ग्लूकोज एक मोलिक्यूल लिखिए 1 molecule of glucose is formed। एक मोलिक्यूल किस चीज का बनता है, ग्लूकोज का। मतलब अगर वो 6 राउंड की बात करें तो CH2ON है ना, तो 6 राउंड के बाद ये क्या हो जाएगा, 6 राउंड के बाद, 6 राउंड के बाद ये CH2O6, और इसको हम आगे बढ़ाएंगे 6 से सबको रेडी कर दो, C6H12O6। तो ये किस चीज का फॉर्मूला है, ग्लूकोज का है कि नहीं है, ग्लूकोज। ठीक है। अभी यहाँ पे बैलेंस नहीं किए हैं H, अब बहुत सारा बीच में प्रोसेस है, छोटा मोटा प्रोसेस नहीं है। तो इसमें ऑक्सीजन भी बना, ये नो कन्वर्ट हो गया है ग्लूकोज में, ये तो बाकी रह गया, ऑक्सीजन भी बना, तो यही ऑक्सीजन इवॉल्व होता है। तो फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में ऑक्सीजन, यही वाला ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, तो ऑक्सीजन का इवोल्यूशन हुआ, H2O मॉलिक्यूल भी बनता है और ग्लूकोज मॉलिक्यूल भी बनता है। तब हम ये सब को मिला के एक साथ बोलते हैं, ध्यान से देखो कि H2O और प्लस CO2। अब समझ आ रहा है ना, तो H2O का यूज होगा लाइट रिएक्शन में और CO2 का यूज होगा, तो ये लाइट रिएक्शन में टूटेगा और इसका काम होगा डार्क रिएक्शन में। तो इसका यूज करके डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, रिडक्शन, और रिडक्शन होगा तो कार्बोहाइड्रेट बनेगा, और कार्बोहाइड्रेट मतलब अब केल्विन साइकिल में चला गया, अब 6 राउंड केल्विन साइकिल बनेगा तो कार्बोहाइड्रेट से बन जाएगा ग्लूकोज C6H12O6, और साथ में H2O भी और O2 भी। तो ये सारा काम, अच्छा बिना लाइट का हो जाएगा क्या, H2O को तोड़ने में लाइट ही हेल्प करेगा, और H2O को और लाइट को ट्रैप करने में क्या काम करेगा, CHLO3OPHY क्लोरोफिल। तो ये जाके तब जाके हमारा क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो ये पूरा है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस शॉर्टकट में। ठीक है, उतार लो सब। हाँ अब बोलो, कहीं भी लिखे हैं सब, लाइट रिएक्शन में कहाँ लिखे हम ऐसे लिख देते हैं कि लाइट रिएक्शन ऑकर्स, ऊपर देखे इन, कहाँ पे होगा, ग्राना, और डार्क रिएक्शन ऑकर्स इन एस्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट का पार्ट है ग्राना और एस्ट्रोमा, कल इसके बारे में बताया था।